अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर आईनी करार। तहरीक इंसाफ सियासी जमात थी और है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तें हासिल करने की कानूनी और आईनी हकदार है। यह अहम नुकात हैं आज आने वाले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के, जिसके बाद हुकूमत की 2/3 अक्सरियत को बड़ा धचका मिला है, जबकि तहरीक इंसाफ के सियासी कद और वजन में नुमाया इजाफा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में बतौर अक्सरियती जमात उभरने का इम्कान भरपूर तरीके से रोशन हो गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक महफूज फैसला सुनाते हुए पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया है, जिसके बाद वो मखसूस नशिस्तें जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बजाय हुकूमती इत्तेहादी जमातों में बांटी गई थी, वो वापस तहरीक इंसाफ की झोली में आ गिरेंगी। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच में से अक्सरियती यानी 8 जजों ने इस फैसले की तायीद की, जबकि 5 जजों ने इख्तलाफी फैसला दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिए गए फैसले को जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन नजर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत की तायीद हासिल थी, जबकि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस ज़मीनुद्दीन खान ने दरखास्तों की मुखालफत की। अक्सरियती फैसला सुनाते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। इंतखाबी निशान का ना मिलना किसी सियासी जमात को इंतखाबात से नहीं रोकता। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात थी और है। अदालती फैसले के मुताबिक 80 आज़ाद अरकान में 39 अरकान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। बाकी 41 अरकान 15 दिन में वाज़े करें कि उन्होंने किस जमात से इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन कमीशन तस्दीक करके मुतल्लिका अरकान को सियासी जमात का रुकन करार दे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की 15 दिनों में इलेक्शन कमीशन को फहरिस्त फराहम करे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फैसले में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अरकान को निकाल कर फैसला दिया। इस बुनियाद पर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने गलत तौर पर PTI के उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जमाल मंदोखेल ने इख्तलाफी नोट में कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कोई एक नशिस्त भी ना जीत सकी, ना ही मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा करवाई। आइन ने मुतनासिब नुमाइंदगी का तस्वुर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आइन में मसनूई अल्फाज का इजाफा नहीं कर सकती। आइन के तशरीह के जरिए नए अल्फाज का इजाफा करना आइन पाकिस्तान को दोबारा तहरीर करने जैसा है। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इस फैसले की गलत तशरीह की। इस फैसले के बाद सियासी हुकूमती रद्द अमल भी नहीं आया जैसी उम्मीद थी। तहरीक इंसाफ ने इस फैसले को बड़ी कामयाबी, आइन की बारादस्ती और मैंडेट की वापसी से ताबीर किया है। 8 और 5 के तनासब से जो अपील अलाउ हुई है उसके मुताबिक भी सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही मिलेगी। कमीशन से मुतालबा करते हैं फ़ौरन कि सुप्रीम कोर्ट के इन अहकामात पे फ़ौरन अमल दरामद किया जाए, और सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट हमारे इलेक्शन कमीशन हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट हमें इसी हफ्ते में इशू करे। जो ये चाहते थे कि सीटें हमसे छीन कर और हमें माले गनीमत के तौर पे बांट दें और आइन का हुलिया बिगाड़ें, आइनी तरामीम के जरिए उनके इरादे आज पाश हुए हैं। आज आइन की फतह हुई है। ये बहुत बड़ा दिन है। हम ये मुतालबा करते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरन इस्तीफा दें। आज इमरान खान की जीत है। आज का दिन इमरान खान के नाम है। जबकि हुकूमत ने इस फैसले के हवाले से अदलिया पर PTI को बिन मांगा रिलीफ देने का इल्जाम दर दिया है। बादियों नज़र में रिलीफ दिया गया है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया, जो कि ना तो दरखास्त गुजार हैं, ना उन्होंने ये रिलीफ मांगा। हुकूमत को तो कोई चैलेंज नहीं है, क्योंकि 209 या 208 अरकान की अक्सरियत जो है वो आज भी हुकूमत को सपोर्ट कर रही है, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये नशिस्तें अलॉट की जाए। इस फैसले की वजह से बहुत सारी जो सवालात हैं उन्होंने जन्म दिया है। अच्छे फैसले वही होते हैं जिन पे लब कुशाई ना हो। ये सवाल गंदम और जवाब चना है। गवर्नमेंट जो है जब लीगल टीम जो है वो कोई राय बना के लाएगी कैबिनेट के सामने, तो फैसला तो कैबिनेट ने करना है कि रिव्यू में जाना है या नहीं जाना। लेकिन इट डज नॉट मीन कि अगर गवर्नमेंट नहीं जाती तो कोई भी नहीं जाएगा। दूसरी जानिब सियासी मुबस्सरीन और तज्ज़ियाकार इस फैसले को पाकिस्तान की सियासी बसात पर एक गैर मामूली फैसला करार दे रहे हैं, जिनके बकौल इस फैसले ने सुप्रीम कोर्ट की साख बहाल की है और खेल के नए कवानीन भी तय कर दिए हैं। जबकि गैर आइनी और गैर जमहूरी क़ुव्वतों को भी पैगाम दिया गया है कि जिस तरीके से निज़ाम चलाने की कोशिशें हो रही हैं वैसे चल नहीं पाएगा। अब मामलात किस तहत पर जाएंगे और क्या मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आसानी से हल हो जाएगा, क्या कहानी में अभी और भी ट्विस्ट आने बाकी हैं, और क्या
हुकूमत 41 अरकान में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करेगी। तफसीली गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। हमें पहले से ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया अता तारड़ साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो बताएं कि कितना बड़ा धचका आज लगा है हुकूमत को कि जिसकी 2/3 अक्सरियत आज खत्म हो गई। 44 सीटें मुस्लिम लीग नून के हिस्से में जो आई थी मखसूस हिस्से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना मिलने वाली, वो उन सीटों से भी आप महरूम हो गए हैं। 2/3 अक्सरियत से आज हुकूमत जो है वो फारिग हो गई है। कितना बड़ा धचका ये हुकूमत के लिए? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, हमारी स्ट्रेंथ जो 208 की थी वो वहीं की वहीं है, और जो एडिशनल सीटों के हवाले से एक केस चल रहा था, वो एक शेर है ना कि हैं अजब फैसले कि ना नज़ीर है, ना दलील है, ना अपील है, ना वकील है। यानी जो रिलीफ मांगा नहीं गया, जो इस्दा की नहीं गई, वो भी सुन ली गई। तो अदालती फैसलों का एहतराम करना लाजिम है। अब अगर दरख्वास्त गुजार जो दरख्वास्त में मांगे वही देना होता है, और मैं ये समझता हूँ कि गलतियां किसने की, यानी आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन गलत खुद करवाया, आपने पीटीआई का टिकट जमा नहीं करवाया, बहुत सारों ने पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पे भी अपने आप को कागजात नामजदगी में डिक्लेयर नहीं किया, और आपने वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसका पार्लियामान में वजूद नहीं था, और उसके बाद कसूरवार इलेक्शन कमीशन को ठहराया जा रहा है। ये बड़ी अजीब बात है। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि इस फैसले की बुनियाद क्या है और ये फैसला किस कानूनी और आईनी बुनियाद पे किया गया है। देखिए, हम ये कहने में बजानिब हैं कि जिस तरह 63A का फैसला आया था, उसी तरह ये आइन को रीराइट करने के मुतरफ है, और आइन की शिकों की जो तशरीह की गई है, तो समझता हूँ कि मेरा तो ख्याल था कि पार्लियामान का इस्तेहकाक और पार्लियामान का इख्तियार है कानून साजी करना, आईनी तरमीम करना, मगर ये आइन को जो रीराइट किया गया है और इलेक्शन एक्ट 2017 की शिकों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, तो ये अब इसका जवाब समझ नहीं आ रहा कि इसको कानूनी तौर पे अब ये कैसे आगे लेके जाया जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि आइंदा भी जो लोग इस्दा करें अदालत के सामने, वो ये तवक्को रखें कि उनको वो चीज दी जाएगी जो मांग भी नहीं रहे और जो कानूनी तौर पे उनका हक भी नहीं बनता? तो मेरा तो इस पर बड़ा क्लियर व्यू है। ये तो कंप्लीट जस्टिस का एक मामला था ना अता तारड़ साहब, उसमें तो जाहिर है एक सवाल उठा आगे चल के कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो 13 जनवरी का फैसला था, वो एक इंतखाबी निशान से महरूम करने का मतलब ये नहीं होता कि आप सियासी जमात के वजूद को ही आप ख़त्म कर लें। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात के तौर पर, एक एंटिटी के तौर पर एग्जिस्ट करती है, और उस वजूद को आज तस्लीम किया गया है। इसमें क्या गलत हुआ है? नहीं, मगर बात यह है कि निशान जो लेने का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और वो निशान का केस था जिसमें उन्होंने उसको अपहोल्ड किया। इस केस में तो निशान का तो मामला ही नहीं था, और ये क्वेश्चन ही नहीं था कि क्या तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। ये तो मामला ये था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जिसका पार्लियामान में वजूद नहीं है, उस पार्टी को ज्वाइन किया गया है रजाकाराना तौर पे। तो मुझे ये बताइए कि क्या पीटीआई के अरकान ने स्पीकर नेशनल असेंबली को ये दरखास्त दी कि हम पीटीआई ज्वाइन करना चाहते हैं, या कितने उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने पार्टी टिकट जमा करवाए और पार्टी ने एक अलग निशान लिया और कहा कि जी ये पार्टी का नया निशान है, हम पीटीआई के उम्मीदवार हैं, हमें ये निशान अलॉट किया जाए। मैंने का इलेक्शन लड़ा है, अब मैंने जब अपने कागज जमा कराए हैं तो मैंने पार्टी एफिलिएशन बताई है, डिक्लेरेशन दी है और पार्टी का टिकट जमा कराया है। अब उम्मीदवार ना पार्टी का टिकट जमा कराए, ना डिक्लेरेशन दे, और फिर उसे कहा जाए तुम पीटीआई के उम्मीदवार हो, ये तो एक ऐसा रिलीफ है जो ना समझ में है ना सोच में है। देखिए, वो तो अता तारड़ साहब देखें ना, ये तो सूरत हाल जो पैदा हुई है जिस वजह से, यानी वो जो 13 जनवरी वाला फैसला था उसको मिस इंटरप्रेट जब किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, तो उसके असरात आए नॉमिनेशन पेपर्स की फाइलिंग के ऊपर भी। वहाँ तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट नहीं किए गए, उनको इंतखाबी निशान अलॉट नहीं किया गया। पार्टी की एज एंटिटी अरकान की पार्टी के साथ एफिलिएशन को तस्लीम ही नहीं किया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो जब वो कॉग्निजेंस लिया गया सारे मामले का कि स्पेशल सीटें क्यों नहीं दी गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो इस सारी डिबेट ने लीड किया जनाब ये मामला तो इलेक्शन से पहले का है, नॉमिनेशन पेपर की फाइलिंग का जब वहाँ तक गया तो उसमें पता लगा जी इलेक्शन कमीशन ने पार्टी के वजूद को ही नहीं माना हुआ था। तो उस पर जाके ये सूरत हाल सारी हुई। तो ये एक के बाद एक जो है इवेंट्स वो लीड करते गए, तो ये मामला इलेक्शन से पहले की सूरत हाल, प्री इलेक्शन सूरत हाल पे जाके वहाँ से जाके फैसला हुआ। आप मुझे ये बता दें कि आगे के लिए आपके पास क्या है? हुकूमत ज़ाहिर है इस पर सिर्फ रिव्यू कर सकती है, अपील आप कर नहीं सकते चूँकि फुल कोर्ट का ये फैसला है। क्या करने जा रहे हैं इस पर नजरसानी दरखास्त दायर? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्या तहरीक इंसाफ ने नए निशान के लिए कहा या नहीं कहा,
और तहरीक इंसाफ का अगर वजूद था तो फिर उनके उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट जमा क्यों नहीं कराए? और क्या इस केस में ये मामला डिस्कस हो सकता था? ये तो मुझे लगता है कि जिस तरह एक पंचायत की जाती है और उसमें फिर कोई रूल्स रेगुलेशंस कानून आइन नहीं होता, उस तरह का मामला है। और उस तरह के मामलात में फिर आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, वो तो फिर हर तरह की चीज उसमें आ सकती है। तो देखिए, हुकूमत के हवाले से ये पॉलिटिकल पार्टी का फैसला होता है कि उन्होंने रिव्यू में जाना है कि नहीं। ये हुकूमत का फैसला इसलिए नहीं हो क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टी थी, पार्टी नहीं थी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो अपने रिस्पेक्टिव इजलास करेंगी और उसके मुताबिक फैसला करेंगी कि उन्होंने इसके रिव्यू में जाना है कि नहीं जाना। आपकी क्या राय है कि जाना चाहिए रिव्यू में आपके इत्तेहादियों को या नहीं जाना चाहिए? देखिए, इसमें इतने कानूनी सुगम हैं और इसमें इतनी खराबियां हैं इस एक फैसले के अंदर कि ये बड़ा एक परफेक्ट केस बनता है अगर सियासी जमातें इस पर गौर करें और वो रिव्यू में जाना चाहें। तो मेरा ख्याल है कि वरना तो फिर ये क़यामत वाले दिन तक एक नाइंसाफी पे मबनी फैसला जो है वो राइजुल वक्त होगा। और माजी में देखने में आया है कि जहां डिक्टेटर्स ये काम करते थे और आइन को पामाल करते थे, तो ये तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, इनसे तो तवक्को नहीं थी कि ये आइन की इस तरह पामाली होगी। अच्छा, आज के इस फैसले के बाद एक जो अहम चीज़ हुई है अता ताहिर साहब, वो ये हुआ है कि 41 लोग इंडिपेंडेंट हो गए, आज़ाद हो गए। उन्हें 15 दिन का टाइम दिया गया कि वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी मर्जी की जमात को। लाजमी नहीं कि वो तहरीक इंसाफ को ही ज्वाइन करें, किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं, यह आज के फैसले में लिखा गया है। उसके बाद फैसल वाडा साहब हैं, आप ही की यानी हुकूमत के एक इत्तेहादी ही माने जाते हैं, समझे जाते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इन अगले 15 दिनों के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, इन 41 लोगों में से कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाएगा हुकूमत की 2 तिहाई अक्सरियत पूरी करने के लिए। तो कर रहे हैं ऐसी कोई अटेम्प्ट? देखिए, मैं पहली बात तो ये है कि एक सियासी जमात के लिए वक्त के धारे को पीछे मोड़ा गया है और क्लॉक को रिवर्स करके उनको एक रिलीफ देने की कोशिश की गई है। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें देखिए, कानून के दायरे के अंदर रहते हुए जो इक़दाम हम कर सकेंगे वो जरूर करेंगे, मगर आइन की खिलाफ वर्जी हुई है और आइन की खिलाफ वर्जी को क्या तस्लीम कर लिया जाए, आप इस पे बिल्कुल गौर करना चाहिए। यानी आप अगले 15 दिन के अंदर जो बात हो रही है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करेंगे, आप वो करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे इन 41 लोगों में से मैक्सिमम लोगों को अपनी तरफ मिलाने की? नहीं, मैंने बिल्कुल ये नहीं कहा कि हम फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश करेंगे। मैं तो एक आइन की खिलाफ वर्जी की बात कर रहा हूँ। ये फॉरवर्ड ब्लॉक पे ना कहीं बात हुई है, ना इस ऐसी कोई पॉलिसी है हमारी। फैसल वाडा साहब ने कहा है आज, फैसल वाडा साहब ने आज कहा है, फैसल वाडा साहब ये कह रहे हैं कि अगले 15 दिनों में फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाएगा कोई 18-19 अरकान का। वो उनका अपना ओपिनियन है, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आइन की खिलाफ वर्जी हुई है और उस हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात जरूर मौजूद हैं। बाकी फैसल वाडा साहब ने जो कहा है वो आप उनसे जरूर पूछ लीजिए। मैं तो इस बात से फॉरवर्ड ब्लॉक वाली बात में मेरी तो रजामंदी शामिल नहीं है और मैं इसको ठीक नहीं समझता। खैर, जब आप क्लॉक रिवर्स करने की बात करें तो वो तो तब भी रिवर्स हुई थी जब इमरान खान साहब के खिलाफ तौहीन उनके खिलाफ जब तहरीक अदम एतमाद आई थी, तब भी इसी तरह डायरेक्शंस के साथ जो है वो फैसला आया था। तब तो आपने बड़ा अप्रिशिएट किया था, तब भी पीटीआई कहती थी कि पार्लियामेंट का इख्तियार था, हमारे इस्तेकाक पे जो है वो हमारा इस्तेकाक मजबूर किया गया है डिक्टेट करके। बड़े संजीदा सहाफी हैं, एंकर पर्सन हैं, जिस साइफर की बेस पे असेंबली तोड़ी गई थी वो तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए था इमरान खान पे और इस पे भी लगना चाहिए था। ये मैं समझता हूँ हमारी गलती कि हमने आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगाया और अदालत ने आर्टिकल 6 क्यों नहीं लगने दिया उस वक्त। यानी एक शख्स असेंबली तोड़ता है और तरीके आइन में क्लियर लिखा है कि तरीके अदम एतमाद जमा होगी तो असेंबली नहीं टूट सकती। अब अगर कोई आके असेंबली को आग लगा दे और आप कहें कि देखें जी वो असेंबली को जो आग लगाई थी उन्होंने गलत डिक्लेयर किया था तो क्लॉक रिवर्स हुई थी और आपने खुशियां मनाई थी, तो बात तो यह कि आइन की खिलाफ वर्जी पे वो भी आइन की खिलाफ वर्जी थी और आज भी आइन पर अमल हुआ है, आपके सामने है। या तो आप कह दें कि उस वक्त जो तरीके अदम एतमाद जमा कराई गई थी वो गलत थी और इमरान खान ने असेंबली ठीक तोड़ी थी और कासिम सूरी ने असेंबली तोड़ने का ऐलान ठीक किया था। आपकी बात से मुत्तफिक हो जाता हूं मैं। अच्छा, अब मुझे बता दें अता ताहिर साहब के आपकी 2 तिहाई अक्सरियत चली गई है, अल्दो आपकी हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी हुकूमत बरकरार है, उससे जो नंबर गेम है वो इतनी ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुई, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी आपकी चली गई। आप कोई आइनी इस्लाहात का पैकेज भी लाना चाह रहे थे, काफ़ी कुछ आपके लंबे चौड़े प्लान्स थे, वो सारे तो फिलहाल अब नहीं हो सकेंगे। तो क्या हुकूमत कोशिश करेगी? ज़ाहिर ये जो 41 बंदे हैं जिन्हें कहा गया है कि आप किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये नहीं कहा गया फैसले के अंदर कि आपने तहरीक इंसाफ को ही आपने ज्वाइन करना है, वो नून लीग की तरफ भी जा सकते हैं, वो किसी पार्टी की तरफ भी जा सकते हैं। तो कोशिश करेंगे क्या कि इनमें से 18-19 बंदों को आप अपनी तरफ लाएं ताकि आपकी 2/3 मेजॉरिटी दोबारा से बहाल हो सके? कोई गौर ना हो रहा है, ना इससे बातचीत हुई है।
इस फैसले के सुकम, इसकी जो गैर आईनी जो मुहरकात हैं उस पर जरूर बात हुई है, मगर इस हवाले से अभी ना कोई बातचीत हुई है ना कोई फैसला हुआ है। कैसी कोई बातचीत, फैसला नहीं हुआ। इसके अलावा बता दें कि आगे एक जो बड़ा चैलेंज आपके लिए नज़र आ रहा है वो यह है कि बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि इस फैसले के बाद कि जो आप गवर्नमेंट की तरफ से भी बात हो रही थी, वज़ीर कानून भी इस पर अपनी राय का इजहार कर चुके थे, राना सनाउल्लाह साहब भी कह चुके थे कि गौर किया जा रहा है कि मे बी जजों की मुद्दत मुलाजमत 3 साल कर दी जाए या कोई टेन्योर फिक्स कर दिया जाए तो काजी फाइज ईसा साहब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो सकती थी। अब वो प्लान भी लगता है कि अब बिल्कुल फारिग हो गया है और मंसूर अली शाह साहब अब अक्टूबर में अगले चीफ जस्टिस बन जाएंगे। तो इस पर आप क्या समझते हैं कि ये कितना बड़ा धचका है आपके लिए कि अब एक नई सुप्रीम कोर्ट जो है बातचीत या ऐसा कोई मामला जो है वो डिस्कस हुआ या इस पर कोई फैसला हुआ, तो ये तो मेरे नोटिस में नहीं है। आजम नज़ीर तारड़ साहब इस पे बात कर चुके हैं कि है बिल्कुल ये हो सकता है, इस पे उन्होंने कहा था हमसे रूल आउट नहीं कर रहे। उन्होंने ओवरऑल सरकारी मुलाजमीन के हवाले से और पेंशन के बोझ के हवाले से बात की थी और ओवरऑल अक्रॉस द बोर्ड तमाम लोगों की एजेस को 60 से 62 साल करने की बात की गई थी। उस वक्त 2 साल की बात की गई थी, वो कोई पर्सन स्पेसिफिक या इदारा स्पेसिफिक नहीं था। सही हो गया। अच्छा, इसके अलावा मुझे फाइनली ये बता दें कि आगे चल के एक मसला जो खुल सकता है हुकूमत के लिए नया, जो तहरीक इंसाफ एक्सपेक्ट कर रही है कि इस फैसले के बाद वो कह रहे हैं कि अगला जो हमें एक बड़ा मिल सकता है रिलीफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो 8 फरवरी के इंतखाबात की तहकीकात का मामला है। उन्होंने इस पर पटिशन भी दायर कर रखी है, अर्ली हियरिंग की दरख्वास्त भी दे रखी है। आपको लग रहा है कि इस पर तहरीक इंसाफ को बड़ा रिलीफ मिल सकता है और हुकूमत के लिए ये एक और सेटबैक हो सकता है बड़ा, अगर फॉर्म 45-47 वाला मामला खुलता है? अगर इलेक्शन पिटीशन में आर्ग्यू करना होगा, ये हर दफा सुप्रीम कोर्ट जाके कोई गैर जरूरी और गैर आईनी रिलीफ लेने की अगर कोशिश करेंगे और समझेंगे कि यही वन स्टॉप शॉप है जहां से सारे रिलीफ मिल सकते हैं, तो ये इनकी खाम ख्याली है। इलेक्शन पिटीशन मौजूद हैं, ट्राइब्यूनल मौजूद हैं, वहां पे आर्ग्यू करें। सुप्रीम कोर्ट जाके किसी चीज को नलीफाई करवा के अपने रिलीफ की तवक्को रखना, मैं समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। फाइनली सर, ये जो जरदारी साहब का बयान है रिसेंटली हुकूमत की अक्सरियत के हवाले से, उस पर क्या आप कमेंट करेंगे? क्या कोई जरदारी साहब नाखुश हैं आपकी हुकूमत की कारकर्दगी से और वो कोई इशारा दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में वो मूव कोई कर सकते हैं? आज ही मुलाकात हुई है जरदारी साहब से, आज सुबह बड़े खुश थे, शाश बशाश थे और हमारे साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतार साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया प्रोग्राम में। प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल अब इस फैसले के बाद क्या होगा, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम पे बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के फैसले के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब तक अदलिया के हवाले से एक बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा है अदलिया के ऊपर एतमाद के हवाले से। तो क्या आज तहरीक इंसाफ का एतमाद बहाल हो गया? और अहम चैलेंज तहरीक इंसाफ के लिए अब यह है कि 41 के 41 अरकान जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लिखा है कि अब वो आज़ाद हैं, किसी पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या वो 41 के 41 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेंगे? चूँकि हुकूमत की तरफ से तो ये आवाज़ें उठ रही हैं कि शायद को फॉरवर्ड ब्लॉक इन्हें बनाने की कोशिश की जाए कि 2 तिहाई अक्सरियत को बरकरार रखने के लिए। और आगे तहरीक के साथ बात करिए, अब मुहर्रम के बाद पूरे मुल्क में जलसे शुरू किए जाएंगे, क्या होने जा रहा है बात करेंगे। अली मोहम्मद खान सबसे पाकिस्तान तहरीक के साहब के सीनियर रहनुमा है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताएं कि अब तहरीक इंसाफ का अदलिया के ऊपर, अदालती निज़ाम के ऊपर जो एतमाद था, क्या वो बहाल हो गया आज के फैसले के बाद? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत ज़बरदस्त फैसला आया है और इसके बड़े दूररस नताइज होंगे। वक्ती तौर पे हमें ज़रूर एक बहुत बड़ी रिलीफ मिली है, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये वक्त साबित करेगा इस नाचीज़ की ये बात, इससे जमहूरियत मजबूत होगी और बहुत बड़ी इब्तिदा है। तो हम पर उम्मीद हैं। आपने ये पूछा कि क्या हमें एतमाद बहाल, इसी अदलिया के लिए तो हमने सारी स्ट्रगल की है। उसमें मुख्तलिफुल ख्याल जजेस होते हैं, कुछ आपके हक में फैसला देते हैं, कुछ आपके खिलाफ फैसला देते हैं। खिलाफ फैसला आने का मतलब ये नहीं होता कि जुडिशरी वीक है, लेकिन जब कंटिन्यूसली आपको टारगेट किया जाए, आपके केसेस ना सुने जाएं, आपको लगे कि आपको कॉर्नर किया जा रहा है, वहां पे मसले बनते हैं, जिसकी वजह से हमारे एक वकील ने जनाब नियाजुल्लाह अदम एतमाद का इजहार किया। तो मुझे ये बताएं अली मोहम्मद साहब के, तो उस वक्त भी कह रहे थे जुडिशरी पे हमें एतमाद था, हम पुरुमीद थे और पुरुमीद हैं। ये बताएं मुझे अली मोहम्मद साहब कि अब आपके लिए एक चैलेंजिंग सूरत हाल भी बन गई है। दो आपके हक में फैसला आया है,
लेकिन आपके लिए इस फैसले के साथ एक छोटा सा चैलेंज भी आ गया है कि 41 अरकान, 39 तो चले पहले जो जिन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर के साथ लिखा था, हलफनामा जमा करवाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रुकनीत का, वो तो पीटीआई में ऑटोमेटिकली चले गए। वो 41 अरकान जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एनेक्सर भी जारी किया है कि ये लोग हैं, बाकायदा उनके नाम भी दिए हैं कि इन लोगों जो इंडिपेंडेंट मुंतखब हुए हैं उन्होंने डिसाइड करना है अगले 15 दिन में वो किस पार्टी की तरफ जाते हैं। तो आप ये बताएं कि 41 के 41 बंदे आपके तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे, चूँकि कुछ आवाज़ें उठ रही हैं हुकूमती साइड से कि शायद कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिशें की जाएंगी। इस हवाले से आज फैसल वाडा ने भी बात की है। वो ये कह रहे हैं कि अगले 15 दिन के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बन जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18-19 के करीब लोग जो है वो तोड़ लिए जाएंगे। तो अली बथान साहब 41 आपके चले जाएंगे पीटीआई में? बिल्कुल, एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और मैं उसको बना रहा हूँ, और वो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसके चीफ जो है वो इमरान खान साहब हैं। क्या ये बच्चों वाली बातें हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक, फलाना ब्लॉक, डमकाना ब्लॉक। देखें, ये 41 के 41 इंशाल्लाह इमरान खान साहब के सिपाही हैं और ये 41 के 41 इंशाल्लाह इमरान खान साहब के पास तहरीक इंसाफ में जाएंगे और चेयरमैन हमारे इमरान खान ही हैं, अल्लाह उनको रखे। और बाकी ये है कि अगर कोई, मैं ये भी कह दूं, कोई इस सोच में है कि हमारे मेंबरान को कुछ डरा लेगा, धमका लेगा, कुछ कर लेगा, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि फिर आप उसकी हीट बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मैं सबको ये कह रहा हूं। तो अब अगर सिस्टम नॉर्मलसी की तरफ जा रहा है, सिस्टम अब बेहतरी की तरफ जा रहा है, उसको जाने दें। जो उसके रास्ते में आएगा, अवाम जो है उसको अपने हाथ से रास्ते से हटा देंगे। ये नॉर्मलसी से क्या मुराद है आपकी अली मोहम्मद साहब? देखें, डेमोक्रेसी में जरूरी होता है कि जियो और जीने दो। बड़े दिनों बाद, बड़े अरसे बाद, बड़े महीनों बाद, बहुत वक्त बाद तहरीक इंसाफ को जमहूरियत के इस सिस्टम के अंदर से एक ताजा हवा का झोंका आया है कि हमें भी लगा है कि शायद हम जी रहे हैं, शायद हमें जीने का मौका मिले। सियासी तौर पे बात कर रहा हूं। हालांकि इस वक्त हमारा लीडर जेल में है, इस वक्त हमारी खवातीन असीरान जेल में है। शाह महमूद कुरैशी जैसा शख्स, मुझे इतना दुख है इस बात पे समर साहब, और ये पूछेंगे हम इंशाल्लाह जो भी इसके जिम्मेदार हैं कि वो शख्स जो जमहूरियत में शराफत का अलम बरदार है, उसको 20 घंटे बैठा के आपने ना पानी दिया, ना खाना दिया, और 20 घंटे रात के 2 बजे ले जाके लाहौर वापस लेके आए। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इंतहा पसंदी की तरफ सिस्टम को लेके जाती हैं। आज का फैसला जो है वो सिस्टम को बेहतरी की तरफ लेके जाने की तरफ बड़ा कदम है। अब हम ये तवक्को रखते हैं कि सैनिटी विल प्रिवेल और इमरान खान साहब को बाहर आने दिया जाएगा। कोई जुडिशल अमर माने नहीं है, सिर्फ हुकूमती जबर जो है वो माने है कि एक केस में रिलीफ मिलता है तो 10 केस और तैयार होते हैं। आप मुझे बताएं, इमरान खान साहब कुछ नहीं मिला तो आप जाके चौधरी साहब भी बात कर रहे हैं। ये 41 बंदों वाला सवाल इसलिए भी बड़ा अहम है कि लगता है कि गवर्नमेंट भी ज़रा गेम लगाएगी अपनी 2 ताई अक्सरियत दोबारा बहाल करने के लिए। फवाद चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि इनमें से कुछ लोगों ने तो अपने कोई हल्फनामे कहीं पे जमा करवाए हुए हैं, कहीं पे यानी बयान हल्फी दिए हुए हैं कि हम जब वक्त आया तो फिर स्विच कर सकते हैं आगे पीछे। मैं फवाद साहब की बात पे कमेंट नहीं करूंगा। मैं ये समझता हूँ कि ये 41 हर मुश्किल में हमारे साथ खड़े रहे हैं और 41 का लफ्ज भी बहुत बाबरकत है। सही। हाँ, एक बात अलबत्ता है, एक बंदा हमारा जो मरियम बीबी ले गई थी वहां तहरीक इंसाफ से भगा के अपनी जमात में, उसको बड़ा मसला पड़ जाना है। वो जो वसीम है या जो भी अला बला है, उसको बड़ा मसला पड़ जाना है, क्योंकि उसका शुरू में तो उसका टिकट इशू हुआ था तहरीक इंसाफ की तरफ से। अब अगर वो तहरीक इंसाफ में आने की बजाय कहीं और जाता है तो 62-63 की तलवार से ही तेज करके चलाएंगे इंशाल्लाह। लाहौर में जो आपका बंदा चला गया था मुस्लिम लीग नून के अंदर, अच्छा मुझे ये वोट को इज्जत देने के लिए, मरियम बीबी ने वोट को इज्जत देने के लिए जो है अपने मुबारक हाथों से हमारा बंदा जो है वो ले गई। अच्छा, मुझे वोट को इज्जत दे रही थी ना, वोट को इज्जत दे रही थी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप खान साहब की रिहाई की बात भी कर रहे हैं कि वो बहुत जल्द हो जाएगी। वो तो उनकी 3 जमानतें मनसूख हो चुकी हैं 9 मई के वाले से। ज़ाहिर एक नज़र आ रही है चीज़ें कि अगर बरी हो जो इम्कान नज़र आ भी रहा है, आप पर उम्मीद है ना कि वो होनी चाहिए, हो जाएगी जो भी है वटेवर। लेकिन यह है कि प्लान गवर्नमेंट का नज़र आ रहा है कि फ़िलहाल तहवील में ही रखना है। वो जो 3 जमानतें मनसूख हुई हैं उनकी बरी हो भी जाती है अगर। देखिए समर साहब, हम इंशाल्लाह पर उम्मीद हैं इस आज के फैसले से भी हमें बड़ी स्ट्रेंथ मिली है। 2/3 अक्सरियत लाने की जो एक कोशिश ये लोग कर रहे थे, जो तो पूरा बिगाड़ के रख देते ना। देखें, अभी भी जो असल मुद्दा हमारा वही है। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट के बाहर चीफ जस्टिस साहब ने जरूर सुनी होगी वो बात। देखें, चाहे उनका फैसला हमारे खिलाफ भी आया है, वो इस वक्त मुल्क के चीफ जस्टिस हैं।
हम तवक्को रखते हैं कि जो पिटीशन चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है उसको उठाए, वो उनको उठाएं और उस पर जुडिशल कमीशन जरूर बनाएं। और हमारी जमात की रिक्वेस्ट ये होगी, इस्तदा ये होगी कि उसमें चीफ जस्टिस साहब खुद वो ना हो तो बेहतर है, क्योंकि वो एक इशू हमारा वो आया है पिछले दिनों। तो एक पैनल बैठे और वो इन्वेस्टिगेट करे इस पूरे इलेक्शन को, क्योंकि इस इलेक्शन में जितने पैमाने पे धांधली हुई है कि पहले तो कोई तरीकाकार इख्तियार किया जाता था, अब तो बिल्कुल ही कागज फाइनली अली बुरहान साहब आज दे दिया। इस इलेक्शन का जुडिशल ऑडिट होना चाहिए, हमें हमारा असल मैंडेट वापस मिलना चाहिए। सर, आप आगे को तहरीक की बातें भी हो रही हैं, असद कैसर साहब भी कहते हैं कि पूरे मुल्क में देख लेंगे, लेकिन आपकी पार्टी के अंदर मामला अभी भी कुछ ठीक नहीं है। शेर अफजल मरवत को जो है उनकी पार्टी रुकनीत जो है वो मुअत्तल कर दी गई है और मजीद उनके हवाले से एक डिसिप्लिनरी कमेटी भी बना दी गई है जो उनके मामले में तहकीकात करेगी। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी के हवाले से नोटिफिकेशन उसका जारी कर दिया गया है। क्या कहेंगे ये शेर अफजल मरवत वाला मामला, ये तो ज़्यादा बड़ा सीरियस हो गया है। पार्टी में ऐसे इशू चलते रहते हैं। असल इशू इमरान खान है और इमरान खान साहब हैं तो तहरीक इंसाफ को अल्लाह ताला जो है वो इतनी स्ट्रेंथ दे रहा है। लीडर जो है उसकी अपनी अहमियत होती है। हमारे लिए इस वक्त सबसे अहम इमरान खान की रहाई और मैंडेट की वापसी है। बाकी तहरीक इंसाफ के लिए अहम है बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की और मैंडेट की वापसी। ये कहना अली मोहम्मद खान साहब का बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, एक बड़ा चैलेंज तहरीक इंसाफ के लिए जरूर होगा कि 41 बंदे PTI में शामिल हों। आने वाले दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, 2 हफ्ते इस वाले से प्रोग्राम में मुझसे ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। क्या हुआ इस पे एनालिसिस शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहम तरीन फैसले के हवाले से हम प्रोग्राम में बात करेंगे। मजीद हमारे साथ मौजूद है हसनात मलिक साहब, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, और हमारे साथ मौजूद हैं ज़ाहिद किशकोरी साहब, हम इन्वेस्टिगेशन के हेड हैं। और हम बात करेंगे मोहम्मद मालिक साहब से कि अब सियासी गेम इसके बाद क्या लगेगी। मुमकिन तौर पर फैसल वाडा तो कह रहे हैं कि ये जो 41 अरकान हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस से ज्वाइन करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनमें से एक अटैम्प्ट होगी फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की, वो कामयाब हो सकती है या नहीं, इस पे बात करेंगे आगे चल के हम। बल्कि हसनात मलिक साहब आपकी और गुशर साहब से पहले ज़रा मालिक साहब से तज़किया लेते हैं जल्दी के आगे होने क्या जा रहा है, फिर इस पे आते हैं केस के फैसले के हवाले से। मालिक साहब क्विकली ज़रा ये बताइएगा कि एक तो ये फैसला जो आज आया है, आपने भी बात की थी कि 8/5 से ही ये फैसला आना है, तहरीक इंसाफ के हक़ में आना है। व्हाट नेक्स्ट, अब आगे आपको क्या होता हुआ नजर आ रहा है इस फैसले के बाद? आप सियासी फ्रंट की बात कर रहे हैं समर? जी बिल्कुल। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं कि कोई 41 में से 19 का फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला, हुकूमत को 19 अरकान मजीद चाहिए 2 तिहाई अक्सरियत दोबारा अपनी बहाल करने के लिए। नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल कि इससे कोई बंदा हिलेगा PTI से। जितना मोमेंटम इस वक्त है और जो इस वक्त हवा चल रही है, देखें कुछ हालात ऐसे होते हैं कि 5-10 करोड़ के अंदर आपको बंदा मिल जाता है। इन हालात में तो अगर आपको 25-30 करोड़ में भी एक बंदा मिल जाए तो बड़ी गनीमत जानिएगा, क्योंकि एक हवा चलती है। इससे जुडिशरी की हवा फेवरेबल है। इस वक्त बहुत सा ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है और इससे पॉपुलैरिटी उनकी इंतहा पे है। ये कहने की बातें हैं जी, 19-20 बंदे उठाना मजाक नहीं है। हाँ, कोई कल को 3-4 अरब खर्चे तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आई डोंट थिंक राइट नाउ ये ख्वाहिश तो हो सकती है। मुझे इस वक्त पॉसिबिलिटी फ्रैंकली इस वक्त एक फॉरवर्ड ब्लॉक की नजर नहीं आती। ये फैसला ना हुआ होता तो तब तो आप पहले ही रिफ्ट चल रही थी, झगड़े चल रहे थे, लेकिन आपने देखा कि जो जुनैद अकबर साहब की भी जो खबरें आई कि उनके साथ भी बड़ा सख्त रवैया रखा इमरान खान साहब ने मुलाकात में। सो इतना आसान नहीं है डिसेंड करना इस वक्त PTI के अंदर, और इस वक्त जो मोमेंटम बन गया है एकदम, ये तो इस वक्त बहुत ही मुश्किल होगा ग्रुपिंग करना। वो कागजों में ठीक है प्लानिंग, लेकिन आई डोंट सी दैट हैपनिंग। आगे अब ये जो सूरत हाल बन रही है मालिक साहब, एक तो ये चीज़ वाज़ेह हो गई है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं वो अब अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं। एक्सटेंशन वाली जो भी डिबेट्स थी वो सारी अब वाइंड अप हो गई है, चूँकि 2 तिहाई अक्सरियत हुकूमत के पास नहीं रही। मंसूर अली शाह साहब जिन्होंने 8 जजेस ने फैसला दिया तहरीक इंसाफ के हक़ में, उन्होंने ही वो जजमेंट जो है वो सुनाई भी आज। आगे वो चीफ जस्टिस भी बनने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ बड़ी होपफुल है, सिस्टम पे उसका एतमाद बहाल हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमारा अब अगला जो है मामला है वो जाएगा फॉर्म 47 की तरफ। तहरीक इंसाफ जो है वो बढ़ना जारी आगे। लग रहा है आपको कि इसमें भी उन्हें कोई पेशरफ्त, इसमें कोई बसपत हो सकती है PTI की तरफ?
देखिए, इस बारे में समर ये जो फैसला है, ना कोई इसको ये मानेगा ना कोई कहेगा, हम भी बड़े ध्यान से बात करेंगे। ये जितना कानूनी मामलात पे ये फैसला है, मेरे ख्याल में उतना ही बड़ा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इसके अंदर फायद ईसा साहब की ज़ात थी। और आई थिंक ये 2/3 मेजॉरिटी जो टूटी पहले फैसले से और जो फिर परमानेंट तोड़ दी गई आज के फैसले से, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है जो गवर्नमेंट ने अपना हाथ दिखा दिया था कि हम इरादा जिन्होंने बनाया हुआ था कि हम 3 साल की टेनर पोस्टिंग करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस की, सब कुछ इन्होंने हाथ पहले अपना दिखा दिया। और मेरा ख्याल है ये जुडिशरी का पुशबैक इस मूव के खिलाफ उतना ही है जितना आप कह सकते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, बल्कि शायद ज्यादा इसी बात पे होगा। और जो ग्रुपिंग भी आपको नजर आ रही थी, वो ग्रुपिंग जातियात पे ग्रुपिंग थी जो पहले की चल रही थी, वो आइडियोलॉजी की कोई ग्रुपिंग नहीं थी। और क्लियरली 2 कैंप्स थे, एक जिसको जस्टिस मुनीब साहब और उसमें मंसूर साहब और मिनल्ला साहब, और इधर ये दूसरा ग्रुप था। और ये शख्सियात के डिफरेंसेस हैं, ये कोई नजरियात के डिफरेंसेस नहीं थे। और इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा हम इसको लीगल पर्सपेक्टिव में सिर्फ ना देखें, सामने तो लीगल पर्सपेक्टिव भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर था। सही हो गया। हसनात वाली साहब यही एंटिसिपेट कर रहे थे आप फैसला, और ये हुआ क्या है? 2 दिन बड़ी डेलिब्रेशंस भी चलती रही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। क्या आपको लग रहा है ये क्या हुआ बैकग्राउंड के अंदर, क्या चलता रहा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि हम तो एक का जज का तो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ये 3 दिन की बड़ी मेहनत हुई है, एक दूसरे को कन्विंस किया गया है, जुडिशल पॉलिटिक्स पूरी इन्वॉल्व हुई है। और इसको एक ही कंटेक्स्ट में देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इसका मेन बेनिफिशरी कौन था और इससे मेन एग्रीव्ड कौन हो रहे थे। 3 साल के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था जैसे मंसूर अली शाह ने। अब ये 8 जजेस हैं, इनमें अगर आप देखें तो कितने जजेस हैं जो फ्यूचर के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जो इस 8 जजेस में शामिल है। और जिस सतर मिनल्ला का जो पॉइंट ऑफ व्यू, वो जो जस्टिस काजी फैसा ने जो आगे एक खुद मंसूर अली शाह साहब हो गए, जैसे मुनीब अख्तर हो गए, जैसे शायद वहीद हो गए, जैसे आयशा मलिक। तो ये उन्होंने जो जस्टिस काजी फैसा जिस बात पे उनको जो जैसे जमाल मंदोखिल का नोट है, बेसिकली जस्टिस काजी फैसा ने ये उन जो ओरिजिनल उनकी पोजीशन थी वो तो ये थी कि हुकूमत को ही सीटें मिलनी चाहिए। और फैसला पेशावर हाई कोर्ट का ठीक है, लेकिन रिमार्क्स में तो यही लग रहा था कि जो जस्टिस काजी फैसा और जस्टिस जमाल का नोट है वो एक प्लान बी था। लेकिन ये जजेस ने बिल्कुल रिस्क नहीं लिया। अगर आप पढ़े जैसे जमाल का नोट, उसमें ये रिस्क था कि इलेक्शन कमीशन पे कहीं ना कहीं वो को मैनिपुलेट करके, या जिस तरह जो फैसल वाडा साहब बात कर रहे थे वो हो सकती थी। लेकिन ये जो ऑर्डर है 8 जजेस का, इन्होंने तो एक चीज़ एक डेट लिख दी है। अब इसमें तो मैनिपुलेट भी इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। जैसे मंसूर अली शाह का जो रीज़न है उनमें यह है कि पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस इलेक्शन के, मैं समझता हूँ कि वो जो लाइन है उसने पूरे इलेक्शन पे डाउट क्रिएट किए हैं, जो अगर वो देखें और उसमें अभी जब डिटेल रीजन आएगी और जो इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे सवालात उठेंगे, वो एक स्ट्रिक्चर पास होगा इलेक्शन कमीशन पे। ये इतना चीजें नहीं है, ये तो पीटीआई अब देखते हैं कि उस पूरे वो सिर्फ इंतखाबी निशान दिए जाने के हवाले से है या पूरे इलेक्शन के हवाले से है? देखिए, वो पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस में जो वो कह रहे हैं कि जिन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जिन्होंने पीटीआई के साथ एफिलिएशन इसका इजहार नहीं किया और वो इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन पेपर जमा कराए, या वो उस वक्त जो हालात थे कि नॉमिनेशन पेपर छीने जा रहे थे, जो सर्कमस्टांसेस थे, जो वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें थी, वो इस लाइन में पूरी वो सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ यहाँ तक नहीं रहेगी मेरा ख्याल है। और जो जैसे जमाल मंदोखिल और काजी फैसा साहब का नोट है, उसमें उन्होंने कहा था कि जी हम इस ग्राउंड पे ये नहीं कह सकते कि जी वो जो लोग जिन्होंने एफिलिएशन की हम उनको दोबारा मौका दें, जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर ली वो कर ली। हाँ, जिन्होंने अपने जो नॉमिनेशन पेपर में पीटीआई के साथ वाबस्तगी का इजहार किया उनको, अब उसमें जो जैसे मंसूर अली शाह ने जो लिस्ट ऐड की है मेजॉरिटी जजेस ने, तो वो तो 40 हैं। तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन को अगर ये मामला वो भेज दिया जाता तो उसमें रिजर्व सीटें कम थी और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के चांसेस थे। तो ये जजेस जो 8 हैं इन्होंने रिस्क नहीं लिया। सही है। मलिक साहब, क्विकली आपसे इससे पहले कि जो हम आगे बढ़ें, ये बता दें कि इसके सियासी असरात इस फैसले के क्या मुरतब होंगे पाकिस्तानी सियासत के ऊपर, आप क्या असरात इसके देख रहे हैं? और दूसरा, आगे ये जो 184(3) के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मांग रही है कि पूरा इलेक्शन जो है
उसकी तहकीकात की जाए। वो जो पूरे इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 8 फरवरी के इलेक्शन को जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान देखे, उस तरफ मामला आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? उसमें मुझे नहीं बढ़ता नजर आ रहा, लेकिन मुझे अब फ्रिक्शन एस्टैब्लिशमेंट और खान साहब में और भी बढ़ती हुई नजर आएगी। बिकॉज जाहिर है ये जो इतना बड़ा बूस्ट मिला है, मोरल बूस्टर मिला है पीटीआई को कि बतौर पीटीआई वापस आ गई है, सीट्स मिल गई हैं, रिजर्व सीट्स मिल गई हैं, उनको वो सुन्नी थाट काउंसिल वाली बैसाखी से भी उनकी जान इस तरह टेक्निकली छूट जाती है, तो वो तो बहुत ज्यादा सुपर चार्ज होंगे। और खास तौर पर आपको पता है जब वो सुपर चार्ज होते हैं तो बिल्कुल अकोमोडेटिंग नहीं होते, तो इधर से भी रिएक्शन बढ़ेगा। मुझे तनाव बहुत ज्यादा बढ़ता नजर आता है, मुझे तनाव में कमी नजर नहीं आती। सही। ज़ाहिद किशोरी साहब, अब मेन चीज़ यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस फैसले को मानता है या नहीं, अमल दरामद करता है तो किस एक्सटेंट तक करता है? आपकी कोई बातचीत वगैरह भी हुई है इलेक्शन कमीशन में कुछ जराए से, तो क्या रिपोर्ट वहाँ से आ रही है? इलेक्शन कमीशन किस एक्सटेंट तक इस फैसले पर अमल दरामद करने जा रहा है? मिनोअन कर रहा है या फिर किसी हद तक करेगा? क्या होने जा रहा है इलेक्शन कमीशन के एंड से? अब चूँकि बॉल सारी चली गई, इलेक्शन कमीशन की कोर्ट पर चली गई है ना। मुझे लगता है कि बहुत सारी कानूनी पेचीदगियाँ होंगी, ये इतना आसान टास्क नहीं है कि बहुत जल्द इनको सीटें मिल जाएंगी। अगर आप ओवरऑल देखें जो 86 सीट्स हैं, जिसमें 39 ने तो क्लियर लिखा हुआ है जब नॉमिनेशन पेपर फाइल किया था कि वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। जो 41 है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एनेक्स बी की शक्ल में दे दिए हैं कि ये आज़ाद कैंडिडेट थे। अब रीज़निंग ये है कि जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, इलेक्शन कमीशन के जो ग्राउंड्स हैं, पहले मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि कोई रिज़ाइन नहीं कर रहा। नंबर 1 उनकी जुमेरात को मुतालबा आ रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन करें, बिल्कुल आ रहा है, और ये एक किसी हद तक जेन्युइन भी लगता है कि फेलियर है इलेक्शन कमीशन का बहुत सारी चीज़ों में। उसमें एक तो थर्सडे को उनकी मीटिंग होनी है। पहली पोजीशन उन्होंने देखी है कि इन 86 मेंबरान ने मेजॉरिटी ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ज्वाइन कर लिया हुआ है, जो कि कानून कहता है आप 3 दिन के अंदर अंदर आपको सियासी जमात की एप्लीकेशन देनी होती है या बताना होता है कि हम आज़ाद रहेंगे। 80 के करीब लोग ज्वाइन कर चुके हैं, 81 के करीब हैं जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तकरीबन ज्वाइन कर चुके हुए हैं। अब उनकी जो लॉयल्टी है पार्टी को स्विच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बाइंडिंग कर दिया है, इस तरह की पोजीशन दे दी है, डिक्टेट कर दिया है कि आप इधर उधर नहीं हो सकते। वो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चाहे, जिस तरह पार्लियामान में आपको याद होगा इमरान खान के दौर में ये तो कह दिया गया ना कि जो ज्वाइन कर भी चुके हैं वो वापस, अब वो उस वक्त अब ये पोजीशन तो चली गई, ये पीछे चली गई ना जब आपने ज्वाइन की थी, उस पर चला गया ना मामला सारा। बिल्कुल, इन्होंने ज्वाइन किया, तो अब ये लॉयल्टी जब चेंज करेंगे इनकी पोजीशन क्या होगी? मुझे तो लगता है कि जो रियल बैटल है वो इन 41 मेंबरान पर है, जिसमें कुछ लोग ये तोड़ने की कोशिश करेंगे, इनको कहेंगे कि आप आज़ाद ही रहें, जिसमें नॉर्थ साउथ पंजाब से हैं पर्टिकुलरली, और इनको 16-17 लोग चाहिए। नंबर 1। सेकेंडली 19 का नंबर चाहिए गवर्नमेंट को, 2/3 अक्सर 224 या 26 का जो नंबर है वो हासिल करने के लिए। उसके बाद जो पार्टी जब लॉयल्टी चेंज करेंगे, SIC की जो पोजीशन है, जुमेरात को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक मीटिंग हो रही है जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की एज ए पार्टी भी इसको देख रहा है कि उसका जो आइन है वो पाकिस्तान के आइन के मुताबिक है। क्या इस पार्टी की पोजीशन क्या होगी, इसको जो ज्वाइन कर चुके हैं? तो मुझे लगता है कि बहुत लीगल कम्प्लिकेशन होंगी, इतना आसानी से मनोवन इलेक्शन कमीशन वो चीज़ें नहीं लेना चाह रहा। गवर्नमेंट को जरा मार्जिन मिल जाए ताकि कि वो बीच में बंदे तोड़ने अगर तो तोड़ने की कोशिश की। बिल्कुल, ये ऐसा लगता है। मालिक साहब बता रहे हैं कि बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि इमरान खान की हवा है आजकल, और वो आर्डर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो पाबंद किया है इस आर्डर में, और अभी डिटेल रीजन आनी है, और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान पे जो इस किस्म का स्ट्रक्चर पास होगा ये इतना आसान नहीं है। और फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस हैं, और पूरी जुडिशरी देखें ना, ये अगर आप देखें जो प्लान था काजी फैसल साहब का नोट था वो नहीं माना गया। वजह यह है कि वो किसी तरह भी नहीं चाह रहे कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो। तो जजेस को भी अब मालूम है कि 3 साल अगर चीफ जस्टिस काजी फैसल रहेंगे तो मिसट्रस्ट आपस में जो जजेस का है वो इसको इस वजह से इस सारे इस मामले को अगर देखें तो इतना ज्यादा डिटेल एक्सटेंशन वाला चैप्टर तो क्लोज हो गया आज से ना। नहीं, ये जिस तरह अब जैद साहब बता रहे हैं, अभी एक और नई लीगल बैटल की एक और भी है, और एक और केस भी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में रिकाउंटिंग का, कि इलेक्शन कमीशन को रिकाउंटिंग का इख्तियार दिया जाए। वो केस भी जस्टिस काजी फैसल की सरबराही में बेंच उस केस की समाअत कर रहा है। तो ये इतना आसान वैसे चीज़ें चलेंगी, लेकिन मुखालिफ भी नहीं है। अब चीज़ें एक एक चीज़ जो है वो एक्सपोज हो रही है, बातें निकल रही हैं, तो फिर जब ये 8 जजेस जो हैं, जब इलेक्शन कमीशन ये करेगा तो इनमें ये सारे 2 जजेस वो हैं जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के भी मेंबर हैं। जी हाँ। तो ये और अभी PTI में भी इनके खिलाफ मिसकंडक्ट कंप्लेंट फाइल कर दे, और ये जो रिटेल रीजन में इन मेंबरान पे आएगा वो स्ट्रक्चर पास होंगे,
उस बुनियाद पे मेरा ख्याल है कि मुश्किल हो जाएगा अगर ये इन 6 जजेस 8 जजेस फिर ये डिटेल जजमेंट में वो कुछ लिखेंगे तो फिर इनका रहना मुश्किल हो जाएगा। सवाल किया मालिक साहब से भी कि अब तहरीक इंसाफ का सिस्टम पे फिर से एतमाद बहाल हो गया है कि हमें सिस्टम के अंदर से है कोई ना कोई रिलीफ मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अदालती निज़ाम के अंदर से वो एतमाद उनका जो बहाल हुआ है। अब वो आगे जो खान साहब बार बार एक चीज़ पे जोर दे रहे हैं वो है 8 फरवरी के इंतखाबात की जो पटिशन है उस पर वो कह रहे हैं कि जल्द हेयरिंग की दरखास्त भी PTI ने दे रखी है। उस पर बड़ी होप PTI के अंदर जागी है कि वहाँ भी हमें कोई रिलीफ मिल सकता है फॉर्म 45 47 वाले मामले के ऊपर। लग रहा है आपको इस पर कोई जल्दी कोई पेशरफ्त हो सकती है? देखिए अब PTI सारी चीज़ें अदालतों पे ही ना डाले, अब ये इसमें कोई शक नहीं बहुत बड़ा फेलियर था इनकी लीगल टीम का। जिस तरीके से ये कंटेस्ट जब रिटर्न कैंडिडेट थे इनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना ही गलत एक फैसला था। PTI में जाना चाहिए था, इलेक्शन कमीशन ना करता, सुप्रीम कोर्ट जाते। जस्टिस काजी फैसा और जस्टिस जमाल का नोट यही नोट है। सही। फाइनली बिफोर वी कंक्लूड मालिक साहब ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी की कितनी जो है वो बारगेनिंग की पोजीशन या हुकूमत के अंदर इफेक्टिव होने का जो मामला है वो कितना ज़्यादा आज मजीद वो स्ट्रेंथन हुए हैं जरदारी साहब के रिसेंट बयान को जहन में रखते हुए? देखिए मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी हमेशा अपने आप को अल्टरनेटिव गवर्नमेंट के तौर पे रखना पसंद करेगी। सही। कि कल को अगर PTI के साथ भी कोई फ्लर्ट करेंगे तो यही करेंगे कि ठीक है जी हम मियाँ साहिबान को हटाते हैं, आप हमारे साथ काम मिल के चलाते हैं व्हाटएवर। ये मुझे गवर्नमेंट ज्वाइन करते नजर नहीं आते और ये हमेशा अपने आप को रिप्लेसमेंट के तौर पर रखेंगे, चाहे PTI के साथ मामला हो चाहे पिंडी के साथ हो। ठीक है, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया हमारे साहब आपका, असनाद साहब आपका और किशोर साहब आप अपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आज के प्रोग्राम में इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।